आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और थ्योरी भी एक दो पॉइंट से इसमें पूछा जाता है, यानी इसमें न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा जी, बिलियन से। तो चलिए थ्योरी को देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन को बिलियन कहा जाता है, बिलियन। ठीक है, बिलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले दोनों को समझेंगे, उसके बाद आएंगे बिलियन में। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है? कहता है कि बिलियन का वह अवयव जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है, बिलियन में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, उसे सॉल्यूट कहते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें घुलने का गुण पाया जाता है, घुलने का गुण पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा हेडिंग है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोले तो विलायक। वैसा अवयव जिसकी मात्रा बिलियन में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। देखिए, बिलियन को क्लास 9th में पढ़ना है या फिर क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, दोनों क्लास में इसको पढ़ना है जी। सॉल्वेंट कहते हैं, इसमें घुलाने का गुण पाया जाता है, इसमें घुलाने का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए सर्वात्रिक सॉल्वेंट कौन होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है। तो उसको आप लोग देखिए, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसको याद रखना है, कोई पूछ देता है। ठीक है, सर्वात्रिक विलायक कौन है? तो कौन है जी? वाटर है। ठीक है, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बिलियन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? बिलियन मिलता है। यानी बिलियन का डिफिनेशन होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। याद रखिएगा, बिलियन बनने के लिए कम से कम कितना पदार्थ चाहिए? दो या दो, कम से कम दो चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के, याद रखिएगा पदार्थ क्या होना चाहिए? अक्रियाशील होना चाहिए, यानी कि नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी कि मिश्रण जो होता है होमोजीनियस होना चाहिए, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। इससे पता ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि बिलियन बनने के लिए सॉल्यूट चाहिए और क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, तब जाके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर शुगर जो है वाटर में ऐड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन रहा है, शुगर सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बनेगा? शुगर सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है कि चीनी जो है पानी में तब घुलेगा जब इसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो ये क्या होगा? विलय होगा, और ये क्या होगा? विलय। ठीक है, कभी कभी आपको दिक्कत ये कर देगा कि दोनों का अमाउंट सेम दे देगा, तब क्या होगा? दोनों वाटर ही दे देगा, तब क्या होगा? ठीक है, जनरली वाटर विलायक में आता है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल दे दे, अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पे वाटर दे दे। ठीक है, ये भी जो होता है दूसरे में दे दे और ये भी दूसरे में दे दे, तब कौन होगा? विलायक कौन होगा? विलायक
ठीक, ऐसा कतई नहीं होता है कि बिले, आप बता ही नहीं सकते कि कौन बिले होगा कौन बिले होगा, जिसको जिसमें डालेंगे। ठीक है, अगर वाटर को डाल रहे हैं अल्कोहल में, तो यहाँ पे अल्कोहल किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का, और वाटर किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। लेकिन अगर इसको इसमें डिजोल्व करेंगे तो ये दोनों का नेचर बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा सॉल्यूट और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। अच्छा, आप सोच के देखिए, ये भी वाटर है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों एक दूसरे को भुला लेगा। ऐसा नहीं है कि शराब को पानी में डालिएगा तो कहेगा ना नहीं लेंगे, अच्छा पानी को शराब में डालिएगा भी नहीं कहेगा नहीं लेंगे, दोनों ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद अपना काम करेगा। चलिए जी, तो आप लोग समझ गए सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको पढ़ना है, फीचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फीचर ऑफ, अरे यार यहाँ पे आपको देखना है फीचर ऑफ सोल्यूशन। फीचर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की कुछ विशेषता देखेंगे। देखिए विशेषता से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। पहला इसका विशेषता होगा कि लिखेंगे यह दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक अक्रियाशील पदार्थों का, दो या दो से अधिक अक्रियाशील अक्रियाशील पदार्थों का कौन सा मिश्रण होता है जी, समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है जी, समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दूसरा इसमें ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा जी, कि इसमें विलेय तथा विलायक को, विलेय तथा विलायक को फिल्टर पेपर द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और पॉइंट कि विलयन में याद रखिएगा अस्कंदन का गुण नहीं पाया जाता, विलयन में अस्कंदन का गुण नहीं पाया जाता, अस्कंदन का गुण नहीं पाया जाता। ये अस्कंदन क्या होता है, गुण नहीं पाया जाता। 12th में हम लोग पढ़े होंगे अस्कंदन के बारे में, इसको कोगुलेशन कहते हैं, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आखिरी नहीं, और अगला पॉइंट होगा इसमें प्रकीर्णन, ये 12th में पूछा था कि बताओ प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं पाया जाता है, तो विलयन में नहीं पाया जाता है, चाहे वो चीनी का विलयन हो चाहे वो पानी का विलयन हो। ठीक है, किसमें पाया जाता है, कुलाइड में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन का गुण नहीं पाया जाता है, गुण नहीं पाया जाता। जब प्रकीर्णन नहीं पाया जाएगा तो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा। तो एक और लिखेंगे, इसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं पाई जाती, टिंडल प्रभाव की घटना नहीं पाई जाती। और भी लिखेंगे कि इसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, यानी कि इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगर शरबत बना दिए हैं तो आप कितना भी चश्मा लगा के देख लीजिए, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि चीनी के कण कहाँ है। हम माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो दिखाई देगा, लेकिन नग्न आंखों से यानी कि ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये रहा विलयन का गुण। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे विलयन के 3 प्रकार दिया गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका हिंदी होता है संतृप्त विलयन,
संतृप्त। देखिए, मान लेते हैं कि आपको जो है 2 रोटी खाने का आदत है। अगर आप 2 ही रोटी हमेशा खा रहे हैं, ये आपकी पैजिक क्रिया पर, ठीक है, क्रिया खाने पीने में ज्यादा ध्यान रखती है। तो अगर आपको 2 रोटी खाने की क्षमता है और आप 2 ही रोटी खाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसमें कंडीशन किसका फुलफिल हो रहा है? संतृप्त का हो रहा है। कहता है कि नियत ताप पर किसी विलायक में विलय की निश्चित मात्रा घुली रहती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि नियत ताप पर बना वैसा विलयन जिसमें विलय की एक निश्चित मात्रा घुली रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिएगा, बस इसको आपके जीवन में सब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन में पूछेगा, बताइए कि नियत ताप पर किसी विलायक में विलय की मैक्सिमम अमाउंट घुला हुआ है, तो बताइए वो किस प्रकार के विलयन होगा? 3 ऑप्शन होगा, 4 में से कोई नहीं होगा, आपका जवाब देना होगा। ठीक। और दूसरा देखिएगा, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। मान लेते हैं कि आपको जो है 2 रोटी खाने की क्षमता है, ठीक है, लेकिन आप कहीं चले गए, जैसे मान लेते हैं कि आप अपने भैया का ससुरारी ही चले गए, ठीक है, और वहां पे आपके सासू माँ जो है आपको, अरे आपके सासू माँ नहीं, आपके भैया के सासू माँ, ठीक है, आपको 2 रोटी दे रही है और आप खा लिए, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन बदल जाए, कोई प्यार से उसमें आके बोले कि ना एक और, ठीक है, अगर प्यार से, अब जानते हैं कि भैया के ससुराल में और भी लोग होते हैं, ठीक है, तो कोई आ गया उसमें बोले कि नहीं एक और मेरे लिए, भले खाना आपने अपने लिए है लेकिन मेरे लिए, तो आप कंडीशन को बदलते हुए जो है और 1 रोटी खा लेते हैं। 2 खाना था, खा कितना लिए? 3। एक और कितना खा लिए? 4। बोले अब नहीं होगा, चाहे कितना भी प्यार हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। उसको हम लोग कहेंगे क्या जी? सैचुरेटेड। सॉरी, क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। यानी कि वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को घोली जा सकती है, और अधिक मात्रा को घोली जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं जी? असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि घुलने की क्षमता था 50 ग्राम, घुल कितना गया जी? 60 ग्राम। घुल कितना गया? 60 ग्राम। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। यानी कि इसमें क्या है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा आप लोग इसको देखते नहीं होंगे मेला में देखते होंगे। मेला में क्या होता है कि मेला जनरली कनेक्ट करता है जिलेबी से, ठीक है। मेला का जो असली मिठाई होता है क्या है? जिलेबी है। तो आप देखिएगा, अच्छा जिलेबी बनाने के लिए चीनी को पानी में घुलाना पड़ता है, पानी तभी तो चाशनी बनेगा। चाशनी उसको बोलते हैं, चाशनी। एक 10वां, अरे भाभी कौन चाशनी, ठीक। तो चाशनी की आवश्यकता होता है, तो चाशनी तब बनेगा जब चीनी जो होता है किसमें घुल जाए? पानी में घुल जाए। और पानी में ऐसे घुलेगा, देखिए अगर ऐसे पानी में रख दीजिएगा और उसको हिलाते रहिएगा तो घुलाने में क्या होगा? समय लगेगा। लेकिन अगर उसको हीट दे दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, मान लेते हैं कि आपको 20 केजी चीनी घुलाना है, ठंडा पानी में उसको, अब पानी पल से निकाल के लाएगा और उसमें घुलाएगा तो पता लगेगा मेला बीत गया, उसका चीनी घुला नहीं, तब तक जलेबी नहीं बिका पाएगा। उसके लिए क्या होता है कि वो गर्म करता है। क्या करता है जी? पानी बस थोड़ा सा ही डालता है और उसको हीट देता है, और जैसे ही उसको हीट मिलता है, यानी कि क्या हुआ? कंडीशन बदल जाता है, तो विलय की मात्रा और अधिक क्या हो जाती है? घुलने लगती है। तो क्या हो जाता है?
असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब तीसरा हमको देखना है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक और कंडीशन आ जाता है जी, कौन सी है जी? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन है जी? अति संतृप्त विलयन। परिभाषा होता है कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा और अधिक घुली होती है। अपेक्षा और अधिक घुली होती है, और अधिक घुली होती है, घुली होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी कि एक है संतृप्त जिसमें क्या होता है नियत मात्रा घुली होती है, एक होता है असंतृप्त जिसमें क्या होता है जी एक निश्चित सीमा से अधिक घुली होती है, और तीसरा होता है कि ये संतृप्त से भी ज्यादा घुली होती है। मतलब कि एक्सेस सॉल्युबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है जी? एक्सेस सॉल्युबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी अधिक इसमें विलय की मात्रा घुली होती है। क्लियर? मतलब कि आपको रोटी खाना है दो, ठीक है, और आप दो ही रोटी खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है जी? सैचुरेटेड का सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर आपको दो खाना है और दो के अलावा एक और कंडीशन से, तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। अब इतना पर्याप्त है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कंडीशन और बढ़ गया, कोई और आए प्यार से बोले कि चलिए ये खा लीजिएगा तो आपको एक रसगुल्ला भी मिलेगा, तो आप जो है दो और खा लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या जी? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। काम पर क्या सुबह में कहा था जी? आप समझ गया क्या करना चाहते हैं? एक बार मिस मत करना। कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइड सॉल्यूशन, इसका हिंदी होगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। देखो जी, कोलाइड, देखिए कोलाइड का 12th में ना एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है कोलाइड से। ठीक है, सरफेस टेंशन में ये पढ़ना रहता है, सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस टेंशन तो फिजिक्स में पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है 12th में। कोलाइडी विलयन तो डिफिनीशन देखेंगे, ये दोनों के बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे इसका एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा, फीचर देखेंगे। ठीक है, वैसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं जी? कोलाइड या कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब देखिएगा, डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये भी एक विलयन है। क्या है जी? विलयन है जिसमें कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच होता है। विलयन का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड या कोलाइडी विलयन कहते हैं। देखिएगा, ये भी जो होता है इसमें 2 कंपोनेंट होता है। कितना कंपोनेंट होता है जी?
दो कंपोनेंट होता है, एक होता है डिस्पर्स फेज होता है, यानी कि परिक्षेपित प्रवस्था होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है वही क्या है। अगर प्रक्षिप्त प्रवस्था में समझ में आ रहा है तो समझिए कि ये विलय है। क्या है जी? विलय। अब तो समझ में आ रहा होगा। विलय का मतलब ये होता है जिसकी मात्रा कोलाइड का वैसा अवयव जिसकी मात्रा कोलाइड में सबसे कम होती है, यानी इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, कम होती है, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम होता है। क्या होता है जी? डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपण माध्यम समझ में नहीं आता है तो समझिए विलायक। क्या होता है जी? विलायक, यानी कि इसकी मात्रा बिलियन में सबसे अधिक होती है। इसकी मात्रा क्या होती है जी? इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलाइड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्प्रेस फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम होता है, यानी कि एक परिक्षेपित प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपित प्रवस्था जो होता है इसकी मात्रा बिलियन में कम होती है, यानी कोलाइड में कम होती है, और डिस्पर्सन मीडियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। याद रखिएगा ये इसमें तैरते रहता है, यानी कि ये इसकी मात्रा ज्यादा होती है और इसकी मात्रा कम होती है, यानी कि ये परिक्षेपित प्रवस्था जो होता है परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है? तैरते रहता है। क्लियर? अब समझिएगा इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल हो सकता है पूछ रहे तो क्या होगा जी? कोलाइड का एग्जाम्पल क्या होगा? दूध होगा, ठीक है, दूध होगा, रक्त होगा, और बताइए गोंद होगा, धुआं होगा, नींद होगा। गोंद ऐसे कैसे लिखे? यही करें। अब क्या पढ़ना है इसको? गेंद, गलती है, एक और रहेगा। अरे वाह, सब जगह हिंदी का विद्वान बैठा है हमारे साथ। तो दूध, रक्त, गोंद, धुआं, उसके बाद कोहरा, कोहरा नहीं है, कोहरा है, ठीक है, कोहरा, और क्या होगा? बादल हो जाएगा। बहुत अच्छे, बादल। अब कुहासा का होता है, चलो कुहासा भी, कोहरा, कुहासा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? फोम, जेली, जेली, उसके बाद पनीर, मक्खन, कीचड़ क्या होगा? कीचड़ जो है निलंबन, कीचड़ क्या है? निलंबन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब किसके एग्जाम्पल है जी? कोलाइड के उदाहरण है, ठीक है। कोलाइड के उदाहरण है दूध, रक्त, गोंद, धुआं, कोहरा, बादल, कुहासा, फोम, जेली, मक्खन इत्यादि, ठीक है। अब क्या है बोलो? दही ना, दही नहीं, और कुछ बोलो? दाल, चावल। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतना याद रहे आज तो अच्छा लग रहा है। अब इसी में देखिए एक अलग से इसका अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे कोलाइड में। अब इसके बाद कोलाइड का टाइप पढ़ना रहता है। इसमें आता है इमल्सन आता है, ठीक है, इमल्सन आता है, और क्या आता है जी? फोम आता है। ये सब पढ़ना रहता है। देखो ये तो सब कोलाइड है, लेकिन कोलाइड में किसका कौन सा कोलाइड है, ठीक है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अभी बिलियन चल रहा है तो बिलियन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा विशेषता देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा कि इसमें कणों का आकार तो देखिए आप लोग, इसमें कणों का आकार कितना होता है? कणों का आकार आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है। जो मेन मेन पॉइंट है ना उसी को लिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकीर्णन का गुण पाया जाता है। अब वो इधर देखो बाबू, इसमें टिंडल प्रभाव की घटना पाई जाती है।
इसमें टिंडर प्रभाव का गुण पाया जाता है। इसमें स्पंदन का गुण पाया जाता है। इस सब ट्वेल्थ में जो मेन पॉइंट है उसी को लिखवा रहा है, पाया जाता है। अगला लिखेंगे इसमें वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन का गुण पाया जाता है। बस आपको बस ये जानना है कि पाया जाती है क्या होता है, इसका अलग से टॉपिक है। प्रकाश का तो प्रक्रिया ना तो इसमें पढ़ेगा फिजिक्स में, ये भी आएगा फिजिक्स में, ठीक। और स्पंदन केमिस्ट्री में आता नहीं पढ़ना, बस नाम आप जान लीजिए कितना होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अब है सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी में भी देखिए आपके बुक में ये दोनों नहीं दिया है, ये हम लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें ना हेनरी का नियम आता है, ठीक। ट्वेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। सॉलिबिलिटी क्या होता है? सॉलिबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। क्या होता है जी? विलेयता। कहता है कि नियत ताप पर, नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय के घुले हुए अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं जी? विलेयता कहते हैं। यानी कि विलेयता का फॉर्मूला क्या होगा? विलेयता बराबर क्या होगा जी? सॉलिबिलिटी बराबर होगा विलय की मात्रा, विलय की, चाहे ये देखिएगा ये मात्रा आयतन में भी हो सकता है और मास में भी हो सकता है, ठीक है, बटा विलायक की मात्रा गुणे 100। तो विलयता का फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बट्टा किसकी मात्रा जी? विलायक की मात्रा गुणे 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है विलयता का, ठीक है। अब देखिएगा सॉलिबिलिटी 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 प्रकार दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण है। सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि द्रव में ठोस की विलयता। अच्छा, आप लोग ऐसा कंडीशन देखे हैं? देखा है ना यार, डेली देखते हैं। अरे भाई चीनी पानी में घुलेगा तो किसका एग्जांपल है? द्रव में ठोस है क्या? पेन। सॉलिबिलिटी ऑफ, सुना कौन रहा है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। गैस में सॉरी द्रव में गैस की विलयता, द्रव में गैस की विलयता, ये भी आप देखें। अरे इसी के कारण से मछली जिंदा रह पाती है। पानी जो होता है घुला रहता है, सॉरी पानी में क्या घुला रहता है? हवा घुला रहता है। या फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी हो गया, जो भी आप नाम जानते हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल है जी? पानी में क्या घुला हुआ है? CO2 घुला हुआ है, ठीक है। तो पढ़ना है द्रव में ठोस की विलयता। अब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं, हाँ वही पीते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपके शरीर से निकलना चाहता है, तो आप पीते हैं तो आपको रिलैक्स महसूस होता है, लगता है कि सब जितना भी खतरनाक खाए तो सब ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि CO2 शरीर में नहीं रहना चाहता है, तो क्या होगा? निकलेगा। तो निकलेगा तो आपको गैस आएगा। वाह, कि 2 मुर्गा खाना है, 2 पीस खाना है, 10 पीस खा लीजिएगा, तो फिर आपको पीना पड़ेगा सोडा। सोडा के साथ अल्कोहल नहीं मिलाना है, खाली सोडा बन। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉरी, पहला क्या है जी? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि अच्छा पहला देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दे सॉलिबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग जो होता है ना, इसका आती है फैक्टर इफेक्टिव है, उससे क्वेश्चन डाला जा सकता है एग्जाम, मतलब हमको सेट करना ना तो डालते। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आपको कहाँ मौका मिलेगा? टेस्ट ले लेंगे भाई, उसमें डाल देंगे, वहां नहीं मिलेगा तो यहाँ डाल देंगे। चलिए
हेडिंग है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि द्रव में ठोस की विलेयता। ठीक है, तो परिभाषा बड़ा सिंपल है, परिभाषा कभी पूछा नियत ताप पर किसी द्रव में ठोस की, अरे भाई हाथ पे कराएगा इसको लोग, नियत ताप पर किसी द्रव में ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव में ठोस की विलेयता। कतई आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा और हम लिखवा कर भी टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, हम सही बात है, द्रव में ठोस की विलेयता। आप पूछा क्या जाता है आपके जहन में? हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी कि शुगर होगा, ठीक है, और शुगर को कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में डाल दिए तो ठीक है, चीनी किसमें घुल गया? पानी में घुल गया। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन क्या है? लिक्विड है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन क्या आएगा? तो फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of solid in liquid in इतना लिखना रहता है राइटिंग है ना, क्या करेगा वर्ड आपको समझते रहिएगा, ऐसे तो बोल रहे हैं। देखिए हेडिंग है कि द्रव में ठोस के विलय, ध्यान से सुनिएगा, द्रव में ठोस के विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसका हिंदी होगा, एक बार फिर से बोल देते हैं, द्रव में ठोस के विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला हेडिंग होता है, पहला इसमें पॉइंट होता है नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड, विलय की प्रकृति, विलय की सुनिए, एक यहाँ पे फिगर बना रहा है, ध्यान दीजिए, ये कंटेनर है और इसमें पानी है और इसमें हम शुगर को डाल रहे हैं। तो ये कब घुलेगा? जब इसमें उष्मा इसको बहुत ज्यादा घुलेगा, तब घुलेगा। अगर उष्मा निकलने लगे तो कम घुलेगा, अगर उष्मा सोखने लगे तो ज्यादा घुलेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर उष्मा ज्यादा ऑब्जर्व करेगा तो इसकी विलयता बढ़ेगी, और उष्मा ऑब्जर्व नहीं करेगा तो विलयता क्या होगी? घटेगी। आप लोग वॉशिंग सोडा देखे होंगे, देखेगा होंगे, डेली आप लोग कपड़ा साफ करते हैं, सर्फ की बात कर रहे हैं, आप सर्फ को मुट्ठी में लीजिए और पानी में रखिए, आपको जब पानी में हाथ ले जाइएगा तो आपको कुछ समय के, कुछ क्षण के बाद जो होता है गर्मी महसूस होती है। कारण क्या है कि आप जब वॉशिंग सोडा को पानी में डाले ना, तो वॉशिंग सोडा जो है ना, जितना भी उष्मा था उसका क्या करने लगा? उत्सर्जन करने लगा। तो याद रखिएगा, उत्सर्जन कर लेगा तो आप सर्फ को कभी डाल के छोड़िए, गलेगा ही नहीं, जब तक आप लोग उसको क्या नहीं कीजिएगा, और ऊर्जा नहीं दीजिएगा। आपको सर और ऊर्जा किससे देंगे? गर्म करेंगे क्या ना? गर्म नहीं करना, आप उसको रोटेट करते हैं तो उसको कौन सी ऊर्जा मिलती है जी? गतिज ऊर्जा मिलती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए द्रव में, हाँ हाँ जी, पहला हेडिंग क्या है जी? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, द्रव में ठोस की विलयता, ठोस की विलयता, द्रव में ठोस की विलयता लाइक डिजॉल्व, लाइक सिद्धांत पर आधारित होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक पर आधारित होता है, आधारित होता है, अर्थात समान समान में घुलता है, समान समान में घुलेगा तथा असमान असमान में आप देखिएगा, चीनी C12H22O11 ये जल में घुल जाता है,
ठीक है। घुल क्यों जाता है? क्योंकि ये H1 का निर्माण करता है, जिसके कारण ये जल में घुल जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 2, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में पहला पॉइंट लिखेंगे, जो विलय जल में घुले, जल में घुले उष्मा का उत्सर्जन करे। क्या करे जी? उत्सर्जन करे। याद रखिएगा, जो इसको पहले समझा रहे तो वही है, जो विलय जल में घुले उष्मा का उत्सर्जन करे तो उसकी विलयता ताप बढ़ने से घटती है। ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ने से घटती है। ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। यानी कि जो विलय जल में घुले उष्मा का उत्सर्जन करे उसकी विलयता ताप बढ़ने से घटती है। जैसे में लिखिएगा, जैसे में लिखेंगे Na2CO3 × 10H2, इसकी विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। ठीक है, केस नंबर 2, ये केस 1 था और ये केस 2। लिखेंगे, जो विलय जल में घुले उष्मा का अवशोषण करती है, उसकी विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है जी? बढ़ती है। जैसे में ग्लोबल क्या होता है? Na2SO, याद रखो ना, Na2SO4 × 10, इसको ग्लोबल नमक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है ये। तो ये रहा जी। ठीक है, तीसरा समझिएगा, तीसरा है टेम्परेचर। सब टेम्परेचर हो गया, अब है प्रेशर। याद रखिएगा, द्रव में ठोस के विलयता पर दाब है ना, दाब का लगभग कोई प्रभाव नहीं होता। लगभग कोई प्रभाव नहीं होता है। लगभग कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव में ठोस की विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है जी। ठीक है, तो ये रहा क्या जी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तीन ही आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? द्रव में गैस की विलयता। द्रव में गैस की विलयता, देखिएगा, द्रव में गैस की विलयता का डिफिनेशन होगा कि नियत ताप दाब पर। अब इसमें ताप भी होगा और दाब भी होगा। याद रखिएगा, गैस में दाब का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है ताप के अपेक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका डिफिनेशन बड़ा सिंपल है कि नियत ताप दाब पर किसी द्रव में गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव में गैस की विलयता कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ना है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये किससे प्रभावित होता है। तो पहला इसका पॉइंट है नेचर ऑफ गैस। पहला इसका कारक होता है गैस की लिखेंगे, जो गैस आसानी से द्रवित या संघनित होती है या अभिक्रिया करती है। ठीक है, जो गैस आसानी से द्रवित होती है
द्रवित या संघनित होती है, संघनित या अभिक्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील होती है, वह अन्य गैस की तुलना में, अन्य गैस की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है, सॉरी अन्य गैस की तुलना में अधिक विलय होती है, अधिक विलय होती है। एक एग्जांपल देखिएगा 12th क्लास का, विलय होती है, ठीक है। 12th क्लास में एक एग्जांपल लिखवाया जाता है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अपेक्षा NO2, SO2 तथा CO2 अधिक विलय होती है, अधिक विलय होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये अत्यधिक क्रियाशील है। सुनिएगा मतलब क्या है। देखिए कह रहा है कि देखिए आपसे पूछेगा क्या कि बताओ 5 गैस का नाम दे देगा या 4 गैस का, बोलेगा सबसे ज्यादा इसमें किसकी विलयता होगी, तो याद रखिएगा इस तीनों का तो नहीं होगा किसका, NO2 का, SO2 का और किसका, CO2 का, क्योंकि द्रव में गैस की विलयता इन्हीं तीनों का होता है, इन तीनों का, ठीक है। कारण क्या है कि ये कम क्रियाशील है इन तीनों के अपेक्षा। देखो ये CO2 है तो सुनो ये CO2 है तो जल से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा क्या, H2CO2, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, ठीक है। SO2 है जल से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। बताओ हाइड्रोजन जल के साथ उतना अभिक्रिया नहीं कर पाता जितना ये करता है, इसकी विलयता अधिक होगी और ये तीनों का विलयता कम होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिएगा टेम्परेचर, अच्छा बताओ, अच्छा बताइए, मैं पहले लिख लेते थे, क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ताप बढ़ने से द्रव में गैस की विलयता क्या होती है, घटती है। याद रखिएगा ताप बढ़ने से द्रव में गैस की विलयता जो है क्या होती है, घटती है। मतलब ये कि देखिए ये पानी है और पानी में गैस के बूंदे हैं, तो गैस में अब बताइए पानी की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा है कि कम ऊर्जा, गैस के अणु में पानी की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा है, जी अरे भैया ज्यादा ऊर्जा है, गैस के अणुओं के बीच ज्यादा ऊर्जा इसलिए है तभी तो ये गैस में, अब पानी में कम ऊर्जा है तभी तो ये वाटर है, ठीक है। और कम ऊर्जा होगा ना तो ठोस में होता है, कितना होता है, ठोस में। याद रखिएगा गैस में ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा बताओ गैस में सबसे ज्यादा ऊर्जा है, देखिएगा। अच्छा गैस का मतलब क्या है कि देखिए अभी गैस में किसी कारण से रुका हुआ है, लेकिन जब इसको ज्यादा गर्म कर देंगे ना तो ये कारण भी इसको रोक नहीं पाएगा और ये गैस क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा ना, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अगर किसी मछली को गर्म जल के पानी में रखा जाए, मैंने गर्म जल के पानी मतलब ये नहीं कि खौलता हुआ पानी में हम बात कर रहे हैं, गर्म करके फिर ठंडा कर दिया, ठीक है। उसको किसी ऐसे बर्तन में रख दिए जिसमें और कुछ इसमें इकट्ठा नहीं हो सकता, मैंने उसमें ऑक्सीजन नहीं आ सकता, फिर भी तो ठंडा हो सकता है ना। तो कहने मतलब बताओ कि किसी गर्म जल में मछली को रखने पर मछली मर जाती है क्यों, तो इसलिए मर जाती है क्योंकि उस जल में क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, तो ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण मछली क्या होती है, मर जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ताप बढ़ने से द्रव में गैस की विलेयता कभी नहीं क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा क्या होगी, घटेगी। जितना गर्म करिएगा उतना ही घटेगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लीजिएगा, तीसरा पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर बोले तो लिखेंगे
दाब बढ़ने से, दाब बढ़ने से गैस में जल की विलेयता, तो सॉरी जल नहीं, द्रव में, द्रव में सॉरी गैस में द्रव की विलेयता। कह रहा है कि दाब बढ़ने से गैस में द्रव की विलेयता बढ़ती है। क्या होती है जी? बढ़ती है। तथा दाब घटने से, दाब घटने से घटती है। अच्छा, हम लोग वायुमंडल में धरती पर हैं जी, तो हम लोग धरती पे तबे रुके हुए हैं क्योंकि हम लोग के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वायुमंडलीय प्रेशर है, जिसके कारण से हम लोग धरती पे क्या है, खड़े हैं, चाहे सोए हैं चाहे बैठे हैं। किसके कारण से है जी? वायुमंडलीय दाब के चलते। ऊपर नहीं है तो वहां पे जाइएगा तो बैठने का सिस्टम नहीं होता, उड़ते रहिएगा, ना चलने का सिस्टम होता है, ठीक है। चलने के लिए भी अलग मेकानिज्म चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप बैठ नहीं पाइएगा, नहीं आप चल पाइएगा। कहाँ? अंतरिक्ष में चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, वहां पे तैरने लगिएगा, ठीक है। और वहां पे हर चीज का मोशन जो होता है ना, पत्थर को भी फेंकिएगा चाहे पंख को भी फेंकिएगा, दोनों का गति क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी नहीं होती है, ठीक। तो कह रहा है कि दाब बढ़ने से गैस में द्रव की विलेयता जो होता है बढ़ती है, तथा दाब घटने से घटती है, ठीक है। लिखेंगे इसी के आधार पर, इसी के आधार पर हेनरी के नियम को दिया गया, हेनरी के नियम को दिया गया, हेनरी के आधार पर हेनरी के नियम को दिया गया है। हेनरी के दिया गया है, हिंदी वाले प्रचंड विद्वान, इधर देखना है, ठीक है, मतलब समझिएगा। कहीं अगर आकाश छूट गया तो खड़ी जगह लगा लेना, ठीक। हमारा ध्यान अभी इसमें रहने दीजिए, न तो ये पढ़ा लेना आसान नहीं है, 40 दिन का क्लास है, अब उसको हमको 1 घंटा में समराइज करना है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पे कितना, आपका ध्यान भले 10 जगह जा रहा होगा, मेरा ध्यान एकदम, भले देख रहे हैं आप ही को, लेकिन वो देखने में हमारा ध्यान कहाँ है? इस हेडिंग पर ही। इसके बाद बोलना क्या है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं आकार अगर छूट रहा है तो इत्मीनान से डाल लेना है। आप बोर्ड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं कंपटीशन का, ठीक है, उतना ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि बताओ कि हेनरी का नियम किस पे आधारित है, तो पूछे किस पे आधारित है जी? द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता, ठीक है। चलो, हेनरी का नियम क्या होता है ये जानना भी नहीं है आपको। चलो अगला हेडिंग देखते हैं। हेडिंग मामन हेडिंग है, ये तो नहीं दिया था तो ये डाल दी, बस 3 पॉइंट होता है, याद रखिएगा। द्रव में गैस की विलेयता में तीन कारक है। एक है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा क्या है जी? दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर, ठीक है। अगला हेडिंग है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। अभी हमारे 6 बजे क्लास है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि टाइम बदले, क्योंकि अभी उसमें कुछ लिखे नहीं है। अरे 10वां के क्लास मेरा फिजिक्स का है और ऑप्टिक्स का, तो या तो 1 मिनट रुकिए, इस पर डाट नहीं, अभी तो वीडियो ही अपलोड नहीं हुआ है, तो आएगा कैसे? ठीक 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 है, रख दीजिए, बाद में करते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास 7 बजे आता है ना, 7 बजे के पहले एक और क्लास आता है 10th का, ठीक है, और वो क्लास का रिकॉर्डेड क्लास होता है, तो आज वो अभी नहीं डाले हैं तो बाद में डालेंगे। देखिएगा जी, हेडिंग है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण। देखिए सॉल्युबिलिटी था कि नियत ताप दाब पर 100 ग्राम विलायक में, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है ना विलायक और विलेय से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन सांद्रण जो है ना इसके थोड़ा सा उल्टा है। ये क्या कहता है समझिएगा, कहता है कि किसी 100 ग्राम
बिलियन, 100 ग्राम बिलियन में, किसी 100 ग्राम बिलियन में विलय के घुली हुई मात्रा को, घुली हुई मात्रा को बिलियन का सांद्रण कहते हैं। ये बिलियन से रिलेटेड होता है, बिलियन का सांद्रण, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मूला होता है सांद्रण का, या सांद्रता कहिए या सांद्रण कहिए, विलय की मात्रा, विलय की। अब देखिए विलय की मात्रा द्रव्यमान में भी हो सकता है और आयतन में भी हो सकता है, ठीक है। और बट्टा बिलियन की, बिलियन की मात्रा, लेकिन दोनों का मात्रा सेम होना चाहिए, ठीक, गुणे 100। मतलब ये अगर ये ग्राम में है तो सॉरी, ये अगर मास में तो मास में होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बट्टा बिलियन की मात्रा गुणे 100। इससे क्या निकलता है जी? बिलियन का सांद्रण निकलता है, ठीक है। सांद्रण या सांद्रता के लिए जो आप कर लीजिए। मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन को, बिलियन के मात्रा को एक्सप्रेस करने का मेथड। तो देखिए बहुत सारा मेथड है जी, एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, यानी कि 6 इसमें पढ़ना है। और केमिकल मेथड में है 2, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। और बताइए इस सबसे क्या निकलता है? इस सबसे निकलता है कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर मास प्रतिशत आता है, क्या निकालिए, मास परसेंटेज निकालिए, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट। अभी लिखे थे विलय की मात्रा, तो विलय क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। लेकिन इसमें किसमें आएगा जी? मास में आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और गुणे क्या होगा? ठीक है। हिंदी में कहा जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, सुनिएगा जी, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा? 100। और इससे क्या निकलेगा? मास परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सबका फॉर्मूला हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद आएगा वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट आएगा तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सब फॉर्मूला आपको लिखते चलना है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो बनेगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद है मास वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। मास वॉल्यूम परसेंट कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा, इसका एग्जांपल पूछे तो कहिएगा चीनी में पानी का, पानी में चीनी का घोलना, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और क्या हो जाएगा? ठीक है। ये है फॉर्मूला। तीसरा है, चौथा है डी नंबर, पीपीएम। तो पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 मतलब बोले तो 10 लाख, 10 लाख बोले तो 1 मिलियन, ये होता है जी, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे हम लोग देखते होंगे कि फलाना का सब्सक्राइबर जो होता है 10 मिलियन है। 10 मिलियन बोले तो कितना हो जाएगा जी? 10 गुना 10 100 हो जाएगा जी। 100 कितना है? करोड़ की लाख, बोलो। पीपीएम का फॉर्मूला होगा, देखिए कहेगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट निकालिए, ठीक है। सॉल्यूट निकालिए तो लिखेंगे क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल, बहुत सारा फॉर्मूला होता है इसका। मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 के पावर 6, कितना होगा? 6। इसमें 100 नहीं होता है, कितना होता है जी? 6 होता है, ठीक है। पीपीएम
उसके बाद है मास फ्रैक्शन, और बस 5 मिनट खत्म हो गया। मास फ्रैक्शन ये कोनो काम पहले नहीं, कोई नहीं आएगा, नहीं न्यूमेरिकल दिया रहेगा, ठीक है। मास फ्रैक्शन इसको कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्नांक, द्रव्यमान भिन्नांक। 10 वाले लोग कोई थोड़ा सा बंद से कर दे रहा होगा, ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब इतना तक 9th में था, यहाँ तक 9th में था, इसके बाद से 9th में नहीं था, ये वाला 9th में नहीं है, ये 11th में है, 11th ईयर में। तो चलिए मास फ्रैक्शन आपसे कहा जाए कि मास फ्रैक्शन ऑफ आप सॉल्यूट निकालिए, क्या निकालिए? सॉल्यूट। तो आप लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। और इन्हें गुणा वुणा नहीं किया जाता है। अगर सॉल्वेंट कहता है यहाँ पे तो ऊपर सॉल्वेंट हो जाकर नीचे जीवन करके हो जाता है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि क्या लिख रहा है, तो सर लिख क्या रहा है, दिया है तो लिखना। मोल फ्रैक्शन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मोल प्रभार, मोल भिन्नांक या मोल प्रभार, ठीक है। और इसमें कहेगा कि आप मोल सॉल्यूट निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका होता है मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ कुछ समझना क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं किसका, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मोल, एन को मोल कहते हैं, एन किसका मोल, सॉल्यूट का मोल, ठीक है। एस को मीनिंग समझ लीजिएगा। अब नीचे लिखेंगे सॉल्यूट का मोल प्लस किसका मोल, सॉल्वेंट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे कहें तो मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर, एन माने मोल, किसका मोल, सॉल्वेंट का, ठीक है, बट्टा एन सॉल्यूट प्लस एन, ठीक है। याद रखिएगा। इसमें पूछेगा क्या कि बताओ सॉल्यूट का निकाले, यहाँ पे ये आया, देखो नीचे सेम है, इधर भी नीचे सेम है। जब दोनों को ऐड करेंगे ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो याद रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसको जोड़ के देख लो, x सॉल्यूट, एक सॉल्यूट प्लस x डैश सॉल्वेंट, इसको जोड़िएगा तो देखिए क्या आएगा, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, मोल है। तो देखो तो एक पॉइंट मिल जाएगा, तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n सॉल्यूट प्लस n, ये दोनों कर दिएगा, कितना होगा, तो याद रखिएगा किसी बिलियन में, बस इसी बात को याद रखिएगा, किसी बिलियन में टोटल मोल फ्रैक्शन का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद करने योग्य है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब बोल दिया जाए कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो समझिए कि पूछा जाता है, ठीक है, एकदम, क्योंकि एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। 40 दिन में बेशक इसको हम पढ़ाते हैं, 40-50 दिन में, अभी 12th में चल ही रहा नहीं, खत्म हो गया, जनवरी में चालू किए थे, फरवरी के लास्ट में खत्म हुआ, बहुत लंबा समय, 2 महीने, तो लंबा समय लगता है इस चैप्टर को पढ़ाने में, तो उसमें कुछ ज्यादा आपको डीप पढ़ना भी रहता है, और इसमें सेम बात पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी में हम लोग चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोल फ्रैक्शन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी, टेम्परेचर का। ये आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन जो है ना, ताप से क्या होता है,
स्वतंत्र होता है। क्या होता है जी? ताप से स्वतंत्र होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन, सुनो, मोल फ्रैक्शन ताप से स्वतंत्र होता है, और हम भी आपको इस क्लास से क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र कर रहे हैं। आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। बहुत लंबा हो गया, और थ्योरी ऐसे भी लंबा पढ़ाने से आपको तो बोरिंग रहेगा, हमको ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि लंबा बोलना है। और ऐसे में देखिए ये तीन है ना, इस तीन को पढ़ाने में ही 1 घंटा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब थोड़ा सा डीप पढ़ाना पड़ेगा, खाली फार्मूला से नहीं। भाई तो फार्मूला बेस आपको लिखवा दिए, क्योंकि ये उतना काम का नहीं है, जो काम का था वो आपको बता ही रहा है। लेकिन हाँ, इन तीनों का काम है, और तीनों का रिलेशन काम कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए और भी टॉपिक आपको पढ़ना है, छोटे में है, ठीक। तो आपको 3 पढ़ना है, 3 1 घंटे का है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग थ्योरी को अच्छे से लिखिए, थ्योरी का बेस है, क्योंकि जब यहाँ से हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, तो इस समझने के लिए पहले वाला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। और आप लोग देखो, तुम लोग देखता है, आप वीडियो को लाइक नहीं करता, क्या है भाई? अरे भाई कम से कम खराबो लग रहा तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना जरूरी है भाई वीडियो को। एक